हेलो दोस्तों, माय नेम इज शिवांग कटियार। माय यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस बाय एलएसएस टीम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का पहला चैप्टर यानी रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण में आपको पढ़ाने वाला हूं। इसको ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो वॉच कीजिए। क्लास 10th और 9th वाले बच्चे सभी लोग इसको पूरा वीडियो देखिए। आप देखो, सबसे पहले तुम्हारा चैप्टर कौन है? विज्ञान यानी साइंस। यानी साइंस कैसे कहते हैं? विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है बेटा? विज्ञान वह शाखा है या सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान प्राप्त करने उसे क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। किसी वस्तु का सुसंगठित ज्ञान, ठीक है, तो उसको विज्ञान कहते हैं। अब देखो, विज्ञान के अंतर्गत क्लास 10th यानी तुम्हारा क्या है? विज्ञान को साइंस कहते हैं। क्लास 10th यानी चैप्टर तुम्हारा क्या है? रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, जिसे हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। अब देखो, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में हमें क्या जानना है? जैसे कि तुम्हारा बेटा स्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन, जैसे उत्क्रमणीय परिवर्तन, अनुक्रमणीय परिवर्तन, यानी रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, अपक्रियाएं क्या होती हैं, ये सब आपको बताएंगे। अब देखो बेटा, सबसे पहले जब कोई पदार्थ होता है उसमें निरंतर कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या स्थायी परिवर्तन कह सकते हैं, अस्थायी परिवर्तन कह सकते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन कह सकते हैं, अनुक्रमणीय परिवर्तन कह सकते हैं। जैसे कि तुमसे कहा गया है, जैसे कि बर्फ पिघलने पर जल बनता है। बर्फ पिघलने पर क्या बनता है बेटा? जल बनता है। जब बर्फ पिघलने पर जल बनता है, इसी प्रकार हम कह सकते हैं जब जल को ठंडा किया जाता है तो क्या बनती है? बर्फ बनती है। यानी इसकी क्या होती है? अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। यानी तुम्हारा पहले कैसा था? जल था बेटा। जल कैसे? द्रव अवस्था में था, और द्रव अवस्था में जब ये ठोस अवस्था में बदल जाएगा, बर्फ बन जाएगा, तो ठोस अवस्था में बदल जाएगा। जब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित करना होगा तो उसका क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तो वो द्रव अवस्था में बदल जाएगा। अब देखो, इसी प्रकार हम कह सकते हैं बर्फ पिघलने पर जल बनता है। जैसे बर्फ पिघलने पर जल बनता है, बर्फ कैसे ही है बेटा? बर्फ है ठोस अवस्था में यानी सॉलिड है। अब इसको जब जल बन जाएगा तो लिक्विड फॉर्म में यानी द्रव अवस्था में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव अवस्था में। यानी पदार्थ जो होता है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती है बेटा? जैसे कि ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें नोट पॉइंट क्या ध्यान रखनी है तुमने? जब जल बेटा होता है, जल में क्या होती है बेटा? आकृति और घनत्व। आकृत और घनत्व जब बदलता है, आकृत बदलता है, घनत्व बदलता है, तो उसके घनत्व के कारण उसके आयतन भी बदल जाता है। उसका क्या होता है? आयतन। जैसे कि तुम्हारी बर्फ होगी, बर्फ के टुकड़े को जहां रख दोगे तो वो वैसे ही रखा रहेगा। अब थोड़ी समय बाद वो पिघल करके पूरे में फैल जाएगा, यानी उसका क्या होगा बेटा? आयतन बदल जाएगा, यानी कह सकते हैं। अब देखो, दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? जल और बर्फ दोनों की संरचना कैसी होती है बेटा? सेम होती है। यानी कह सकते हैं बर्फ की संरचना भी H2O होती है और जल की संरचना भी H2O होती है। अब इसी में एक पॉइंट तुमको याद रखना है, जो भारी जल होता है। क्या होता है? भारी जल। यानी यहाँ पे हम तुमको बताए दे रहे हैं भारी जल। यानी जो भारी जल होता है उसकी संरचना कितनी होती है बेटा? D2O। यानी उसका अणु सूत्र कितना होता है बेटा? D2। ये तुमको नोट पॉइंट बना के याद कर लेना है। अब बेटा देखो, इसके बाद तुमको क्या आना चाहिए? जैसे कि स्थायी परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन क्या होता है। तो अब हम तुमको पहले क्या बताएंगे? अस्थायी परिवर्तन कैसे कहते हैं। अब अस्थायी परिवर्तन कैसे कहते हैं बेटा? जैसे बर्फ को पिघलना, बर्फ का पिघलना और जल का जमना। जब बर्फ का पिघलना और जल के जमने में कोई रासायनिक रूप से कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब रासायनिक रूप से कोई परिवर्तन नहीं होगा तो उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। जब द्रव्यमान नहीं बदलेगा तो इस प्रकार के परिवर्तन को कह सकते हैं अस्थायी परिवर्तन, यानी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ उसमें। जब उसका द्रव्यमान बदलेगा तभी तो हम कह सकते हैं उसका परिवर्तन हुआ। जब द्रव्यमान में कोई चेंजमेंट नहीं होगा तो उसमें हम कह सकते हैं कोई इसमें चेंजमेंट नहीं हुआ, ये अस्थायी परिवर्तन है। अब बेटा, अस्थायी परिवर्तन इसी प्रकार हमने सिंपल भाषा में लिखा है, इसको याद कर लेना, लिख लेना। अब देखो, जल के जमने तथा बर्फ के पिघलने पर रासायनिक रूप से कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ना ही द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, जिसे हम अस्थायी परिवर्तन कहते हैं। अब बेटा देखो, इसके जब अस्थायी परिवर्तन हुआ तो उसे हम क्या कहते हैं? इस परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है? देखो, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? द्रव्यमान में उसकी कोई परिवर्तन ना हो, उसकी अवस्था तो बदल जाए पर द्रव्यमान में कोई परिवर्तन ना हो, तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब बेटा देखो, भौतिक परिवर्तन हमने सिंपल डेफिनेशन लिखी, इसको लिख लेना। अब देखो, जब किसी पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, यानी क्या बदल जाती है? अवस्था।
यानी अवस्था जब बदल जाएगी तो उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी मॉस जो होगा तो वो तुम्हारा स्थिर रहेगा, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। जैसे हम कह सकते हैं लोहे की छड़ को गर्म करना, यानी लोहे की छड़ को गर्म करके हम उसका आकार तो बदल सकते हैं, पर उसको उसमें क्या करते हैं? लोहे की छड़ का जैसे कि लोहे को ज्यादा पिघलाएंगे तो वो द्रव अवस्था में बदल जाएगा, पर उसकी मतलब जो अवस्था है, अवस्था तो बदल सकते हैं, पर उसकी आकृति यानी द्रव्यमान में कोई परिवर्तन, आकृति में परिवर्तन हो जाएगा पर द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहेंगे। अब इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल है, जैसे कि पानी से वाष्प बनना, यानी पानी जैसे कि पानी है, पानी से वाष्प बनना। जब पानी से वाष्प अवस्था में, यानी हम कह सकते हैं जब पानी को हम टेम्परेचर हाई देंगे यानी गर्म करेंगे, यानी ये प्रैक्टिकल अपने घर पे देख सकते हैं, पानी को गर्म कीजिए, पानी को जब गर्म करने के पानी खौलने लगेगा तो वो वाष्प रूप में ऊपर की ओर जाने लगेगा। यानी अवस्था कैसी? वो कैसा था? पानी द्रव अवस्था में था, यानी लिक्विड फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म से गैस अवस्था में परिवर्तित हो गया। अब बेटा इसी प्रकार कह सकते हैं लोहे से चुंबक का बनना। लोहे को हम देखो नॉर्थ और दक्षिण दिशा में पृथ्वी के अंदर गाड़ दें तो उसके कुछ सालों के बाद उसमें एक चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है। अब देखो तीसरी कंडीशन बल्ब का जलना, जैसे कि बल्ब को क्या करते हैं? हम जला देते हैं, जैसे चिटकनी को ऑफ किया तो बल्ब बंद हो गया, चिटकनी को ऑन किया बल्ब जग गया। तो ये परिवर्तन निरंतर होता रहता है। अब तो ये जब निरंतर होता रहेगा तो इसमें कोई परिवर्तन, मतलब कि कोई द्रव्यमान में कोई मय तो नहीं होगा, द्रव्यमान नहीं परिवर्तित होगा, तो इसे क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहेंगे। अब बेटा इसी प्रकार मोम का पिघलना, जैसे मोम को क्या कर रही है? पिघलाया जाता है, तो जब मोम को पिघलाया जाता है तो ये भी क्या है बेटा? भौतिक परिवर्तन है। ऐसे आदि उदाहरण, यानी ये उदाहरण आपको मिलेंगे तो इसमें पूछा जाएगा कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो ये उदाहरण खासकर तुमको बढ़िया से याद कर लेना है। अब देखो आप लोगों को बताने जा रहे हैं स्थायी परिवर्तन, यानी स्थायी परिवर्तन क्या होता है? स्थायी परिवर्तन जैसे हम कह सकते हैं, हमने सिंपल भाषा में लिखा है बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संरचना, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संरचना, रासायनिक गुण जल की संरचना, यानी रासायनिक गुण जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संरचना तथा रासायनिक गुण जल की संरचना तथा रासायनिक गुण से भिन्न होते हैं। जो जल की संरचना होगी वो रासायनिक गुण उसके क्या होंगे? भिन्न होंगे। किसकी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसों की तुलना में जल के संरचना तथा रासायनिक गुण भिन्न होंगे। तो जब इस प्रकार का कोई परिवर्तन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? स्थायी परिवर्तन कहेंगे। इसमें देखो बदल गया, जब हम जल में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो जल दो भागों में टूट जाता है, यानी एक हाइड्रोजन गैस बना लेता है, एक ऑक्सीजन गैस बना लेता है। अब बेटा जब गैसों में दोनों में टूट जाएगा, यानी हाइड्रोजन के क्या होंगे बेटा? मॉलिक्यूल्स अलग होंगे और जो ऑक्सीजन के होंगे वो अलग होंगे। जब दोनों के अलग होंगे तो जल की संरचना से कैसे हो जाएंगे? भिन्न हो जाएंगे। जब जल की संरचना से भिन्न हो जाएंगे उसे हम क्या कहेंगे? स्थायी परिवर्तन कहेंगे। अब स्थायी परिवर्तन में क्या होता है? जैसे कि अब तुमको स्थायी परिवर्तन देखो, स्थायी परिवर्तन हो गया। अब स्थायी परिवर्तन की जो घटना होती है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। यानी रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जब किसी पदार्थ के गुण बदल जाए, क्या बदल? गुण बदल जाए और अवस्था बदल जाए, तो इसे क्या कहते हैं बेटा? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या? सिंपल भाषा में हमने लिखा है, ध्यान से देखो। अब बेटा देखो जब क्या कह रहा है? रासायनिक परिवर्तन, जब किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना रासायनिक गुण बदल जाते हैं तो इसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, यानी उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो बेटा उदाहरण में क्या है? भोजन का पचना, जैसे भोजन को क्या हम भोजन को खाते हैं, उसको पाचन कर लेते हैं, पाचन करने के बाद क्या भोजन को दोबारा बना सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल पाएंगे उसी फॉर्म में। तो इसलिए क्या कहेंगे? ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। अब बेटा जैसे बीज का अंकुरण, यानी बीज को हम बो दें, उसमें पौधा उगाए, पौधे से क्या हम बीज बना सकते हैं? वापस बीज ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। जब उसको पौधे को बड़ा करेंगे तो वो पौधा खुद बीज देगा, वो बीज से हम दोबारा बीज नहीं बना पाएंगे। अब इसी प्रकार कह रहा है साबुन का बनना, जैसे साबुन को पूरा इस्तेमाल कर ले, पूरा घिस डाले, तो क्या वापस साबुन बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। अब जैसे कोयले का जलना, कोयले को जलाएं तो उसमें राख में बदल जाएगा, और राख से क्या कोयला बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं।
अब देखो बेटा, चूने का बुझना, जैसे चूने जिससे पुताई होती घरों में, उसको अगर हम पानी में डाल के क्रिया करने के लिए रख दें तो फिर उसके बाद क्या वो पुनः चूना प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के उदाहरण अगर आपको कहीं मिल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। अब देखो, इसी प्रकार तुमको क्या पढ़ना है बेटा? अभिक्रिया पढ़ना है। अब देखो, अभिक्रिया क्या कहते हैं बेटा? इंग्लिश में रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन क्या होता है बेटा? जैसे हम कह सकते हैं, जब किसी पदार्थों के गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है, पदार्थों के गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे अभिक्रिया कहते हैं, यानी रिएक्शन कहते हैं। जब उनके गुणों और तथा संरचना में परिवर्तन हो तो उसे क्या कहेंगे बेटा? अभिक्रिया कहेंगे। अभिक्रिया को दो भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर एक क्या होती है बेटा? नाभिकीय अभिक्रिया, जिसे न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। दूसरी क्या होती है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया, जिसे क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब देखो, नाभिकीय अभिक्रिया क्या होती है बेटा? नाभिकीय अभिक्रिया हम क्या बताएंगे? वे अभिक्रियाएं जिनमें परमाणुओं के नाभिक भाग लेते हैं, वे एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। अब बेटा, जो एक तत्व होगा वो दूसरे परमाणुओं में परिवर्तित हो जाएगा, यानी इसमें केवल नाभिक भाग लेते हैं, यानी परमाणुओं के नाभिक भाग लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो बेटा, इसी प्रकार हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अब बेटा देखो, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? रासायनिक अभिक्रिया, यानी केमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो यानी हम डेफिनेशन क्या बता सकते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक गुण धर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, यानी केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। अब बेटा देखो, उदाहरण हम तुमको समझाते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण होता है, यानी कह सकते हैं जल को क्या कहते हैं? पानी कहते हैं। यानी हम हाइड्रोजन को, यानी हाइड्रोजन क्या होती है बेटा? H2, और प्लस बेटा ऑक्सीजन क्या होता है बेटा? O2, दोनों का मिलाकर के रिएक्शन जब कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है बेटा? H2O, यानी H2O क्या है बेटा? ये क्या है? जल है। ये क्या है बेटा? जल। अब ये जल कब प्राप्त होता है? जब ये बेटा हाइड्रोजन को हमें मिलाना पड़े, हाइड्रोजन, अब बेटा किसको? ऑक्सीजन को प्लस करना पड़े, ऑक्सीजन। और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया जाएगा तो क्या बनता है? जल। क्या बनता है बेटा? जल। तो इसी प्रकार कह सकते हैं बेटा, जो तत्व वे पदार्थ क्या कह सकते हैं? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक। और भाग लेने के बाद जो प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं बेटा? उत्पाद। इसे क्या कहते हैं बेटा? इसे हम कहते हैं उत्पाद। अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया में ये तत्व भाग ले रहे हैं, इसे क्या कहते हैं बेटा? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। अब बेटा देखो, अभिकारक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो हम डेफिनेशन अभिकारक की लिखेंगे बेटा, अभिकारक किसे कहते हैं बेटा? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, भाग को हिस्सा भी बोल सकते हैं, भाग या हिस्सा लेते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं। अब बेटा समझ गए, जो तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। जो तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर रासायनिक अभिक्रिया करते हैं
फिर एक नए तत्व का निर्माण करते हैं, तो उसे उस नए तत्व को क्या कहते हैं बेटा, उत्पाद कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं वे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अपक्रिया से होता है, वे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अपक्रिया से होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। वे पदार्थ उत्पाद, क्या बताएंगे बेटा, उत्पाद। वे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अपक्रिया के पदार्थों से होता है, वे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अपक्रिया अभिक्रिया के बाद नया पदार्थ, रासायनिक अपक्रिया के बाद नया पदार्थ प्राप्त होता है, उसे उत्पाद कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, वे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अपक्रिया के बाद एक नए तत्व प्राप्त होता है, रासायनिक अपक्रिया के बाद एक नया तत्व प्राप्त होता है। नया तत्व चाहे एक हो चाहे दो हो, तो वो नया तत्व अगर प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे बेटा, उत्पाद कहेंगे। अब देखो बेटा, जो रासायनिक अपक्रिया होती है तो उसे हम कैसे पहचानेंगे रासायनिक अपक्रिया हो रही है। तो रासायनिक अपक्रिया के समय परिवर्तन, जो रासायनिक अपक्रिया होती है उसको पहचानना कैसे है, तो नंबर एक क्या है, अवस्था में परिवर्तन। अगर उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो जान जाएंगे रासायनिक अपक्रिया या कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। दूसरा क्या है, रंग में परिवर्तन। तीसरा क्या है, तापमान में परिवर्तन। चौथा क्या है, गैस का उत्सर्जन। यानी ये 4 पॉइंट अगर हो रहे होंगे तो बताएंगे हम रासायनिक अपक्रिया हमारी हो रही है। रासायनिक समीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशंस। यानी केमिकल इक्वेशंस क्या होती है बेटा, यानी बता सकते हैं रासायनिक अपक्रिया में प्रतीकों और गुणसूत्रों को संक्षेप में व्यक्त करने वाले समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब बेटा जो रासायनिक समीकरण होता है उसका उदाहरण देखो, फिर समझ में आएगा। अब देखो जो रासायनिक समीकरण होता है, यानी कह सकते हो उदाहरण में, जिंक ऑक्साइड को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डालने से जिंक सल्फेट तथा जल को प्राप्त करना। यानी हम कह सकते हैं, यानी जिंक ऑक्साइड क्या होता है बेटा, जिंक ZnO, ये क्या हो जाएगा बेटा, जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। अब किससे बेटा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है बेटा, H2SO4। क्या होता है बेटा, H2SO4। यानी H2SO4 से क्रिया कराएंगे तो क्या बनता है बेटा। अब देखो इसके बाद बनने के बाद क्या बनता है, यानी यहां से देखो बेटा Zn तुम्हारा क्या है, Zn और बेटा SO4, यानी जिंक सल्फेट हमें बनाना है। यानी SO4 को यहां से ले लेंगे और यहां से जिंक को ले लेंगे, यानी ऑक्सीजन को यहां मतलब ऑक्साइड को यहां से छोड़ देंगे। यानी हम कह सकते हैं ZnSO4, यानी ये तुम्हारा क्या बन करके तैयार हो गया बेटा, जिंक सल्फेट। अब बेटा क्या बनेगा, अब यहाँ पर कितना बचा बेटा, H2 बचा और ये O बचा। यानी H2O क्या होता है बेटा, जल होता है, H2O। यानी ये क्या तुम्हारा बन गया बेटा, जल बन गया। अब ये क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। क्या बन गया, जिंक सल्फेट। अब देखो बेटा ये क्या है, जिंक ऑक्साइड। इसे क्या कहते हैं बेटा, जिंक ऑक्साइड। अब ये क्या है बेटा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे क्या कहेंगे बेटा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। यानी ये क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। यानी जब हम जिंक ऑक्साइड को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं तो वो जिंक सल्फेट तथा जल को बनाता है। यानी अब देखो इसमें रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसी को ही समीकरण को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। अब देखो इसके प्रतीक कैसे हैं, प्रतीक को अब उसने क्या बताया बेटा, प्रतीकों और सूत्रों को संक्षेप में लिखना है। यानी प्रतीक इनके क्या है बेटा, यानी जैसे कि ये प्रतीक कर रहा है कि ये बता रहा है कि ये Zn है, ये O है,
तो ऐसे इसको प्रतीक और इनके क्या बेटा गुण यानी गुण सूत्र, यानी गुण सूत्र कैसे होना चाहिए बेटा, गुण सूत्र भी होने चाहिए इनके संक्षेप में गुण सूत्र। ऐसे नहीं कि किसी का गुण सूत्र नहीं होता, जैसे कि ए को ले लिया जाए उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। अब बेटा देखो इसी प्रकार तुमको संतुलन समीकरण पर, अब देखो जो रासायनिक समीकरण होते हैं उसे क्या कहते हैं, यानी हम नोट पॉइंट तुमको दो याद रखना है, यानी रासायनिक अपक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित करते हैं। जो रासायनिक अपक्रिया होती है उसे रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित करते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं सेकंड नंबर क्या है बेटा, तत्वों के प्रतीकों के साथ उनकी अवस्था भी दर्शाई जाती है, यानी दर्शाया जाता है या दर्शाई जाती है, यानी उनकी प्रतीकों के साथ उनकी अवस्था भी दर्शाई जाती है। यानी फिर देखो इसके बाद क्या आता है, संतुलन समीकरण। यानी संतुलन समीकरण क्या होता है इसको देखो बेटा। अब बेटा जिस समीकरण के दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, यानी दोनों पक्षों में तत्वों की संख्या कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जब तत्वों की संख्या कैसी होगी, समान होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण कहेंगे। यानी हम कह सकते हैं जैसे कि मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा के क्या बनाते हैं बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। यानी कह सकते हैं जैसे Mg प्लस ऑक्सीजन के साथ। अब बेटा ये Mg क्या बेटा, धातु है, तो यानी इसे क्या कैसी होगी बेटा, धातु सॉलिड होगी। और ये गैस कैसी होती है बेटा, G, यानी ऑक्सीजन क्या है बेटा, गैस है। जब ये क्रिया करेंगे क्या बनाएंगे बेटा, MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। अब इसके आगे संतुलित इसे करना है। अब देखो संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संतुलित करने के लिए तुम्हें यहां पर देखो अभिकारक लिखना पड़ेगा, उत्पाद लिखना पड़ेगा। अभिकारक और यहां पे बेटा क्या लिखना पड़ेगा, उत्पाद। अब देखो बेटा जो अभिकारक होते हैं, उत्पाद होते हैं, इसके बाद एक यहां पर डालना पड़ेगा तत्व, यानी एलिमेंट। यानी इसमें बेटा तत्व क्या है बेटा, मैग्नीशियम Mg। अब Mg की जो बेटा अभिकारक के तरफ Mg का कितना है बेटा, 1 है। अब यानी परमाणु संख्या कितनी है, 1 है। यहां पर भी कितनी है बेटा, 1 है। यानी Mg का कितना है, 1 यहां पर, 1 यहां पर, उत्पाद में भी 1 है और यहां पर भी 1 है। अब देखो ऑक्सीजन के यहाँ कितने हैं बेटा, ऑक्सीजन का प्रतीक कितना होता है बेटा, O होता है। ऑक्सीजन के यहाँ कितने हैं बेटा, 2 है, यहाँ पर कितना है बेटा, 1। यानी इसको संतुलित करना है हमें। ऑक्सीजन को जब संतुलित करेंगे तो क्या हम कहेंगे, यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पर बेटा 2, यहाँ अगर इसके आगे 2 लगा दें तो यानी Mg के 2 हो गए, ऑक्सीजन के 2 हो गए। ऑक्सीजन के 2 हैं तो Mg के आगे कितना लगा दें बेटा, 2 लगा दें। यानी Mg के कितने हो गए बेटा, 2 का अगर इसमें गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 2 का गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 2। इसमें भी अगर, अब देखो यहाँ पर भी कितने हो गए बेटा, 2 का गुणा कराया तो इसमें भी 2 का गुणा कराओ कितना आ जाएगा बेटा, 2। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितना था बेटा, 2 था। अब यहाँ पर अभिकारक में ऑक्सीजन कितना था, 2, यहाँ पर कितना था, 1। अब 2 से इसमें गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा बेटा, 2। यानी इनके अभिकारक और उत्पादों की संख्या कैसी रहनी चाहिए, समान। यानी दोनों पक्षों में जब संख्या कैसी रहेगी बेटा, समान रहेगी। जब संख्या समान रहेगी तभी हम कह सकते हैं ये समीकरण हमारा संतुलित समीकरण है। संतुलित समीकरण को बेटा इसे कंकाली समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण आ जाए तो भी यही तुमको डेफिनेशन लिखना है। अब इसी प्रकार देखो दूसरा एग्जांपल क्या है, जैसे कि यानी फेरिक, जैसे Fe को यानी जल के साथ जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है बेटा। अब देखो इसी प्रकार Fe प्लस H2O जब इसके साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा बेटा, FeO4, यानी FeO4। जब FeO4 बन गया, अब FeO4 बन गया Fe3O4, क्या बन जाएगा बेटा, देखो Fe3O4 और प्लस क्या बन जाएगा बेटा, जब Fe3O4 बन गया तो क्या बचा बेटा, हाइड्रोजन बचा। यानी यहाँ पर कितना बचा, हाइड्रोजन बचा। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा, H2, यानी हाइड्रोजन हो जाएगा। जब हाइड्रोजन हो गया, अब देखो इससे संतुलित कैसे करेंगे। अब यहाँ पर बेटा ये कितने हैं, अभिकारक में कितने, 3। यहाँ पर कितना लगा दें हम, 3 लगा दें। अब यहाँ पे बेटा H के कितने हैं, 2 और यहाँ पर कितने हैं बेटा, 2। अब देखो O के कितने हैं बेटा, यहाँ पे 1, यहाँ पर कितने हैं बेटा, 4। यहाँ पे अगर हम 4 कर दें तो 4 करते हैं तो H के कितने हो गए बेटा, 8 हो गए। इसके कितने हो गए बेटा, 4 हो गए। अब इसी प्रकार इसके क्या बता सकते हैं, अब देखो यहाँ तुमको बना करके समझा रहा है बेटा। जैसे कि तत्व तुम्हारा क्या है बेटा, Fe है,
Fe के कितने अभिकारक है बेटा? 3 अभिकारक है। उत्पाद कितने हैं बेटा? उत्पाद भी कितने हैं? 3 है। अब बेटा O के देखो कितने हैं? O के 4 हैं। O के B कितने हैं बेटा? 4। O B संतुलित हो गया 4 4। अब देखो हाइड्रोजन को संतुलित करना, हाइड्रोजन कितना बेटा? यहाँ पे कितने? 8। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ पे कितना लगा देंगे? 4। तो 4 4 कितने हो गए? 8। ये भी क्या हो गया? संतुलित हो गया। जब बेटा अभिकारक और उत्पादों की संख्या कैसी रहेगी? आपस में समान रहेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? समतुल्य समीकरण। अब देखो इसी प्रकार हमने आज यहां तक बढ़ाया। अब देखो कल आपको रासायनिक अपक्रिया के प्रकार के बारे में बताएंगे, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।